कल तक जहां पर जनसंख्या कंट्रोल करने की बात हो रही थी, वहां पर अचानक से जनसंख्या बढ़ाने की अपील की जा रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर यह कैसे हुआ और क्यों हुआ। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो दक्षिण भारत जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश के लिए एक मिसाल था, वो अब जनसंख्या बढ़ाने की बात क्यों कर रहा है? इसकी शुरुआत तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से हुई थी, लेकिन इसको विवाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बना दिया, जिसके बाद एक बार फिर से जनसंख्या नीति पर एक नई बहस छिड़ गई है। यह पूरा मामला क्या है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में चल रही पॉपुलेशन पॉलिसी को खत्म करने का ऐलान करते हुए नया कानून लाने का ऐलान कर दिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य सरकार एक ऐसा कानून लाने पर विचार कर रही है जिसके तहत केवल 2 से अधिक बच्चों वाले लोग ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होंगे, पात्र होंगे। राज्य ने पहले 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय चुनाव लड़ने से रोकने वाला कानून पारित किया था, लेकिन हमने उस कानून को निरस्त कर दिया है। राज्य में अधिक बच्चों वाले परिवारों को अधिक लाभ प्रदान किया जाएगा। अब नए कानून में यह प्रावधान होगा कि निकाय चुनाव केवल वही लोग लड़ सकेंगे जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे। अब नायडू ने अपने फैसले के पीछे साउथ के राज्यों में बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी के खतरे का हवाला दिया, लेकिन उनसे कई कदम आगे निकल गए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि पहले के लोग 16 संतान का आशीर्वाद देते थे। हालांकि इसका मतलब 16 संतान नहीं, बल्कि 16 तरह की संपत्ति होता था। अब यह आशीर्वाद कोई नहीं देता। लेकिन आजकल लोकसभा की घटती हुई सीटों के कारण यह सवाल उठता है कि हमें कम बच्चे पैदा करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों ना हम 16 बच्चों की कामना करें? शायद अब समय आ गया है कि नए कपल 16-16 बच्चे पैदा करें। आखिर दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपके मन में सवाल उठना लाजमी है। जनसंख्या को लेकर जिन 2 मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट्स आपके सामने रखे, उसमें से एक चंद्रबाबू नायडू जो कि एनडीए का हिस्सा है, तो दूसरे स्टालिन इंडिया ब्लॉक में। 2 विरोधी गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय पार्टियों के अगवा पॉपुलेशन पॉलिसी के मुद्दे पर एक राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों के जो तर्क हैं, आधार हैं, उनके बयानों के पीछे वो अलग अलग हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के गांव में बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी और युवाओं के शहरों की तरफ पलायन से पैदा हुई स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो 2047 तक गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। कई गांव में केवल बुजुर्ग ही रह जाएंगे। उन्होंने देश में लगभग 2.1% प्रजनन दर के मुकाबले सूबे का औसत 1.6 होने का हवाला दिया। और स्टालिन ने तो खुलकर संसदीय सीटों की संख्या का राग छेड़ दिया है। उन्होंने परिसीमन का जिक्र किए बिना संसद में साउथ की सीटों का जिक्र किया। कहा कि हमारी आबादी कम हो रही है, जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। क्यों ना हम 16-16 बच्चे पैदा करें? अब सवाल यह कि जनसंख्या का सीटों से नाता क्या है? दरअसल इसके पीछे की वजह वो है जिसके मुताबिक 10 लाख आबादी पर एक सांसद का प्रावधान है। जनसंख्या के रेशो में सीटों का प्रावधान है और इसके लिए परिसीमन के जरिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है। लोकसभा की इस समय की जो स्ट्रेंथ है वो 545 सदस्यों की है, जो कि 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1951 की जनगणना के मुताबिक देश की आबादी 36 करोड़ थी, जो कि 1971 की जनगणना में 55 करोड़ तक पहुंची। तब सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठाने शुरू किए। दक्षिण के राज्यों ने जागरूकता का एग्जाम्पल देते हुए अपने यहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए तमाम कदम उठाए, सफल भी रहे। लेकिन इसके उलट उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार जारी रही। साउथ के राज्यों ने जनसंख्या के आधार पर सीट बढ़ाने के प्रावधान को रखा और परिसीमन पर पहले साल 2000 और फिर 2026 तक के लिए रोक लगा दी थी। दक्षिण के राज्य जनसंख्या के आधार पर परिसीमन में सीटें बढ़ाने को अपने साथ अन्याय बताते हुए इसका विरोध करते हुए नजर आए। दक्षिण के राज्यों का तर्क यह है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण में योगदान दिया और अगर इस आधार पर सीटें बढ़ाई गईं तो यह हमारे साथ अन्याय होगा। लेकिन अब वही जनसंख्या बढ़ाने की वकालत क्यों कर रहे हैं? इस पर जरा 2 एंगल्स को समझना पड़ेगा। पहला क्या कि लोकसभा का गणित और दूसरा चंद्रबाबू नायडू की अपील को। लेकिन आइए पहले लोकसभा के सीट गणित को आपको समझा देते हैं हिंदी पट्टी के उदाहरण के साथ।
इस समय हिंदी पट्टी के राज्यों में कुल मिलाकर 225 सीटें हैं और दक्षिण में 130 सीटें हैं। अब कौन कौन सा रीजन, उसमें कितनी कितनी सीटें हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में है 80 सीटें और उसके बाद नंबर आता है 40 सीटों वाले बिहार का। फिर मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें, झारखंड में 14 सीटें और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें। फिर हरियाणा में 10 सीटें, दिल्ली में है 7 सीटें, उत्तराखंड में 5 सीट, तो हिमाचल में 4 सीट। अब आ जाते हैं दक्षिण भारत पर। दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 5 प्रमुख राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी इसका हिस्सा है। अब यहां पर है टोटल मिलाकर 130 सीटें, लेकिन ये 130 सीटें कुल मिलाकर कैसे बनती हैं? तमिलनाडु में है 39 सीट्स, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या है 25, तेलंगाना में संख्या है 17 और केरल में 20 है और जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि पुडुचेरी, यहां पर है 1 लोकसभा सीट। लेकिन 2026 में परिसीमन होगा तो ये आंकड़े बदल जाएंगे और फिर क्या तस्वीर होगी ये भी आप समझिए। इससे आपको उस बयान का आधार समझ में आएगा। मैं सबसे पहले तमिलनाडु की बात करती हूँ। यहां पर है 39 सीटें। अब तमिलनाडु में सीटों की संख्या 39 से बढ़कर 77 तक ही पहुंच सकेगी। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर 25 सीटें हैं और राज्य की आबादी करीब 5 करोड़ है। आबादी के लिहाज से अगर सीटें बढ़ती हैं तो सूबे में सीटों की संख्या दोगुनी होकर 50 तक पहुंचेगी। इसके उलट हिंदी पट्टी के राज्यों में सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि 19 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, वहां सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 147 तक पहुंच जाएगी। बिहार में जो सीटों की संख्या है वो 40 है, ये बढ़कर हो जाएगी 76। दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और यही वजह है कि दक्षिण के राज्यों को अब ज्यादा डर सताने लगा है। दक्षिण की पार्टियों की चिंता यही है कि उत्तर भारत में बीजेपी मजबूत है और कहीं वो नॉर्थ की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए सीटें बढ़ाने का फैसला ना कर ले। लेकिन सवाल यह है कि सारी दुनिया में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और 16-16 बच्चे पैदा करने के लिए कहना क्योंकि आपकी राजनीतिक हैसियत कम हो जाएगी, कहां तक सही है? क्या यह देश के साथ अन्याय नहीं होगा? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत अब कहां पर पहुंचेगा? क्या जनसंख्या विस्फोट करके देश में अराजकता फैलाना सही होगा? क्योंकि जो गलती नॉर्थ ने की वो गलती अब दक्षिण भी करेगा क्या? दक्षिण भारत अगर नॉर्थ से आगे रह पाया, उसका विकास हुआ, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था जनसंख्या कंट्रोल में रहना। और नॉर्थ विकास में पीछे रहा तो उसका सबसे बड़ा कारण उसकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन। लेकिन क्या अब दक्षिण के नेता इसे उल्टा कर देना चाहते हैं? अगर दोनों नेताओं के स्टेटमेंट को समझा जाए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन तो सीधा सीधा कहते हैं, उनके कहने में तो कहीं दो मत नजर से आते। अगर चंद्रबाबू नायडू की हम बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि वो एक अलग नजरिया है। वो 16 बच्चों की बात भी नहीं कर रहे, वो क्या कह रहे हैं आपको ये भी समझना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण भारत, खासकर आंध्र प्रदेश में बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चीन, जापान और कई ऐसे यूरोपीय देश हैं जहां पर बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने दक्षिणी राज्यों में गिरती हुई फर्टिलिटी रेट का भी जिक्र किया। देश में फर्टिलिटी रेट कितना है? 2.1 है, जबकि आंध्र में ये 1.6 है और इसीलिए अभी से इस पर काम करना होगा, ये उन्होंने कहा है। मगर क्या सीएम नायडू की चिंता वाजिब है? केंद्र सरकार यूथ इन इंडिया 2022 नाम की एक रिपोर्ट क्या कहती है इसकी? साल 2011 से 21 के बीच भारत में बुजुर्गों की आबादी 35.5% की दर से बढ़ी। 2021 से 31 के बीच में यह दर 40% से ज्यादा रहने की उम्मीद है। 2050 तक जब हम पहुंचेंगे तो भारत की आबादी में 20.8 हिस्सेदारी बुजुर्गों की होगी और 2050 तक भारत में हर 100 में से 21 लोग बूढ़े होंगे। 2050 तक 35 करोड़ लोग बुजुर्ग होने वाले हैं और 2022 से 2050 के दौरान भारत की आबादी 18% बढ़ेगी और बुजुर्गों की आबादी 134% बढ़ने का अनुमान है। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी 279% तक बढ़ सकती है। इसको सीधी सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ज्यादा बुजुर्ग आबादी का मतलब है कि यंग लेबर फोर्स में कमी आना,
यानी कि जो लोग काम करेंगे उनकी तादाद में कमी आना, और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो वो एक तरीके की लायबिलिटी है और यूथ एसेट है। ऐसे में बुजुर्गों की बढ़ती हुई संख्या पर चिंता जाहिर की गई है। इसी हिसाब से केरल और तमिलनाडु में बुजुर्ग तेजी के साथ बढ़ेंगे और 2036 तक केरल की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 22.8% होगी। तमिलनाडु में 28.8% होगी। आंध्र प्रदेश में 19% आबादी बुजुर्गों की होगी। और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू की चिंता कुछ हद तक वाजिब नजर आती है। उनका आबादी बढ़ाने का जो आह्वान है वो ये नहीं कि बिल्कुल आप बच्चे बहुत ज्यादा पैदा करिए, वो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आबादी बढ़ानी इसीलिए जरूरी है क्योंकि उससे यूथ की संख्या ज्यादा होगी, युवाओं की संख्या ज्यादा होगी। अब इधर दूसरी तरफ बात आबादी बढ़ाने के लिए जो कही जा रही है, लोकसभा में सीटें ज्यादा मिले, अगर सभी राज्य इसी सोच को लेकर चलने लगे तो देश में तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा और फिर दुश्मन या फिर बम बारूद और गोलों की जरूरत नहीं है। तबाह होने के लिए यही काफी होगा। इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी कृपया ऐसी अपील करके आम जनता को भ्रमित ना करें।